मेरा नाम सरिता है। उम्र 21 साल, शादी को लगभग 10 साल हो चुके थे। मेरी ससुराल में मेरे पति के अलावा उनका एक छोटा भाई भी था, जो कि अपनी नानी के घर मुंबई में रहता था। मेरा देवर 6 साल का था, तभी मेरे सास ससुर की मौत हो गई थी। मेरे पति की कोई बहन नहीं थी, सिर्फ 2 भाई थे। मेरे पति की ज्यादा कोई उम्र नहीं है, उनकी उम्र भी 26 साल थी। और जब मेरा देवर 7 साल का था, उस टाइम माता पिता इस दुनिया से चले गए थे, तो उसके नाना नानी अपने साथ मेरे देवर को ले गए, क्योंकि वह उस टाइम बहुत छोटा था। मेरे पति काफी समझदार और बड़े थे, वह भी अपने नाना नानी के घर चले गए। लेकिन जब वह जवान हुए तो उनके नाना नानी ने उनकी शादी जल्द ही करने का फैसला कर लिया। मेरे पति की शादी मेरे साथ करा दी गई। उसके बाद मेरे पति ने फैसला किया कि अब शादी हो जाने के बाद वह अपने नाना नानी के घर नहीं रहेंगे, बल्कि अपने माता पिता के घर रायबरेली शहर में जाएंगे। मेरी शादी के बाद इस घर में मैं अकेले ही रह रही थी। एक बार मेरी ज्यादा तबीयत खराब हो जाने पर जब मेरा देवर हमारे घर पर आया और वह मार्केट से सब्जी लेकर आया, तो वह रोज सब्जी के साथ साथ फिटकरी भी लेकर आता था। झिझक की वजह से मैं उससे कुछ भी पूछ नहीं पाती थी, क्योंकि वह मेरा देवर था। और फिटकरी को लेकर खामोशी से मैं एक डिब्बे में उसे रख दिया करती थी। लगभग पूरे 20 दिन के बाद मेरे पास फिटकरी बहुत सारी जमा हो गई थी। आखिरकार मैंने एक दिन अपने देवर को बुलाकर इसकी वजह पूछी, तो जो मेरे देवर ने मुझे वजह बताई, उसे सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। क्योंकि उसने मुझे जब फिटकरी लाने की वजह बताई तो मैं खुद भी हैरान रह गई थी। मेरे देवर की उम्र 16 साल थी। उस टाइम मेरा बुरा हाल हो रहा था दर्द से, और मुझे घर का कोई काम भी नहीं आता था। मेरा देवर उन दिनों अपने घर आया था और सारा काम मैं अकेले ही करती थी। ना मेरे सास ससुर थे और ना ही कोई और। इस बड़े से घर में अकेले ही रहती थी अपने पति के साथ। मेरे पति भी रात को ही घर में घुसते थे, या फिर संडे के दिन उनकी छुट्टी होती तब वह दोपहर तक घर पर मौजूद होते थे। उसके बाद वह अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए घर से निकल जाते थे और फिर रात के 11 बजे घर में घुसते थे। सारा दिन मैं घर पर अकेली रहती थी और घर के काम में बिजी रहती थी। मेरे पति को साफ सफाई बहुत पसंद थी और उनका अपना हर काम टाइम से होना चाहिए था। अगर उनका कोई काम करने में मुझे देरी हो जाती थी तो वह मुझ पर बहुत गुस्सा किया करते थे। और हमारे घर में कोई नौकरानी भी नहीं थी, क्योंकि हम 2 ही लोग रहते थे। लेकिन घर बहुत ज्यादा बड़ा था, इसलिए घर का काम भी ज्यादा ही होता था। घर के सारे काम की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ मुझ पर ही थी। एक दिन मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी। घर का कोई काम भी नहीं हो रहा था। घर का सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। एक तरफ मैले कपड़ों का ढेर लगा था, क्योंकि काफी दिनों से मैंने कपड़े भी नहीं धोए थे। और दूसरी तरफ मुझे खाना बनाने की भी टेंशन होती रहती थी, क्योंकि मेरे पति शाम को 8 बजे घर आ जाया करते थे और 8:30 बजे खाना चाहिए था। बाकी के काम तो अगर मैं थोड़ी देर से भी कर लूँ तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पति का जो काम था वह तो मुझे उसके टाइम के अकॉर्डिंग ही करना था। जैसे खाना बनाना, मुझे मेरे पति को पूरे 8:30 बजे खाना सर्व करना रहता था, और सारी परेशानी तो खाना बनाने की ही थी। खाना बनाना एक ऐसा काम था जो मुझे टाइम पर ही करना होता था, हर हाल में, चाहे कितनी भी मुझे परेशानी क्यों न हो। क्योंकि मेरे पति के अंदर एक बहुत ही गलत आदत थी, वो कभी भी मेरी परेशानी को नहीं समझते थे। अपने टाइम की फिक्र लगी रहती थी। मैं इस घर में अपने पति के साथ ही रहती थी। मेरी शादी को भी 6 साल गुजर चुके थे, मगर अभी तक मेरे पास कोई संतान नहीं थी। मैं बच्चों के लिए तड़प रही थी और मेरा इलाज भी चल रहा था। डॉक्टर ने मेरे इलाज के साथ साथ मेरे पति को भी रिपोर्ट करवाने के लिए कहा था, लेकिन मेरे पति को तो रत्ती भर विश्वास नहीं रहता। लगता डॉक्टर झूठ बोलते हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर तो पैसा कमाने के चक्कर में अपने पेशेंट बढ़ाना चाहता है। अपने पति की ऐसी बातें सुनने के बाद मैं भी खामोश हो जाती थी और इसी तरह से मुंह बंद करके जिंदगी गुजर रही थी। मेरे पति सुबह ऑफिस चले जाते थे, शाम को 8 बजे घर पर वापस आ जाते थे। इससे मैं सारा दिन घर में अकेली रहकर घर के कामों में बिजी रहती थी, या फिर खाली समय में बोर हो जाती थी। और अगर घर का कोई सामान, सब्जी, राशन वगैरह या कुछ भी आना होता था तो वह भी मैं खुद ही जाकर लेके आती थी। मेरे पति को ऐसे कामों से कोई मतलब ही नहीं होता था। वह घर का कोई भी काम नहीं करते थे, बल्कि उनका मूड तो मेरी तरफ से बड़ा बदला बदला सा लगता था। वह मुझसे बातें नहीं करते थे। मुझे आज तक वह बिल्कुल पसंद नहीं आए। वह अपनी सीक्रेट किसी को बताना पसंद नहीं करते। लेकिन कुछ टाइम से मेरी तबीयत खराब रहने लगी थी।
मेरे पेट में अजीब दर्द होता था। कुछ दिनों तक तो यह दर्द बहुत हल्का सा था, लेकिन दर्द अब धीरे धीरे बढ़ता ही चला जा रहा था। इतना ज्यादा बढ़ गया था कि मेरे लिए घर का काम करना भी मुश्किल होता चला गया था। मैंने इस बारे में कई बार अपने पति को भी बताया, लेकिन मेरे पति ने हर बार इग्नोर कर दिया। उन्होंने कभी मेरी तबीयत पर ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन मैं फिर भी खामोशी से अपने दर्द को बर्दाश्त करती रहती थी। कभी पेट दर्द की गोली खा लेती थी, तो कभी कोई चोट जिससे थोड़ा बहुत आराम मिल जाता था, लेकिन दवाई का असर कुछ देर तक ही रहता था। उसके बाद फिर से दर्द शुरू हो जाता था। मेरी सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि मेरे पास अभी तक कोई औलाद नहीं थी और घर में कोई ऐसा भी मौजूद नहीं था जो मेरी मदद कर सकता था या मेरी इस बीमारी में मेरा ख्याल रख सकता। मेरा ख्याल रखने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं था और मेरे पति तो ऐसे थे जिनको मेरी कोई फिक्र ही नहीं थी। मेरे पति की अगर तबीयत खराब होती थी तो मैं उनका ख्याल रख लिया करती थी, लेकिन अगर मुझे कभी हल्का सा बुखार भी हो जाता था तो मुझे कोई एक गिलास पानी देने वाला भी यहाँ नहीं होता था। एक दिन अचानक मेरे पति की नानी और मेरा देवर हमारे घर पर आ गए। मेरे पति की नानी हमारे किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी में आई हुई थी और उसके बाद हमारे घर हमसे मिलने भी आ गई। मुझे देख वह बहुत परेशान हो जाती। रात का टाइम था और मेरा दर्द बढ़ता ही चला जा रहा था। मेरे पति अपने दोस्तों के साथ गए हुए थे। हमारे दरवाजे की बेल बज रही थी। मुझे आवाज तो आ रही थी, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि खड़े होकर बाहर तक जाकर दरवाजा खोल दूं। लेकिन हमारे घर पर मेरे पति के अलावा कोई आता जाता भी नहीं था, इसलिए मुझे उठना ही पड़ा। मैं समझी कि मेरे पति आए होंगे, लेकिन जब मैं दरवाजा खोली और सामने अपने पति की नानी और देवर को देखा तो मैं बहुत खुश हो गई थी और हैरान भी हो गई थी। वह बेचारी न जाने कब से बेल बजा रही थी। मेरी नानी सास अंदर आते ही कहने लगी, बहू इतनी देर से दरवाजा बजा रही थी, तुम खोल क्यों नहीं रही थी? मैंने पहले उन लोगों को बैठने के लिए कहा और मैं फिर से निकलकर उनके लिए ठंडा ठंडा पानी लेकर आ गई और उनको पिलाया। उसके बाद मैं नानी जी को भी अपनी सारी कहानी के बारे में बताया कि मुझे क्या परेशानी हो रही है। उन्होंने जब मुझे गौर से देखा तो मेरा चेहरा दर्द से पीला पड़ा हुआ था और मेरे चेहरे से साफ जाहिर होता था कि मुझे बहुत कमजोरी हो गई है। नानी जी ने कहा, बहू मैं जरा जल्दी में हूँ क्योंकि तुम्हारे नाना जी की तबीयत भी ठीक नहीं है, वरना मैं यहाँ पर तुम्हारा ख्याल रखने के लिए तुम्हारे पास रुक जाती। मेरी टिकट्स बुक हैं और नाना जी भी फोन करके मुझे जल्दी बुला रहे हैं। मुझे हर हाल में अभी निकलना है। मैं तो यहाँ तुम लोगों से मिलने के लिए आई थी, सोचा यहाँ आई हूँ तो तुम लोगों से मिलती ही चलो, लेकिन घर पर अगर तुम्हारे नाना जी की तबीयत खराब ना होती तो मैं तुम्हारे पास जरूर रुक जाती और तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाती, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ, नहीं रुक सकती। नाना जी ने ऐसा कहा है। फिर भी उन्हें एक दिमाग आया। उनके साथ मेरा देवर भी आया था। नानी जी ने कहा, मैं तुम्हारे इस देवर को तुम्हारे लिए छोड़कर जा रही हूँ, तुम इसके साथ डॉक्टर के पास चली जाना और यह तुम्हारा ख्याल भी रखेगा और तुम्हारे सारे काम भी करेगा। रजत की इन दोनों वैसे भी स्कूल की छुट्टी चल रही है और वैसे भी इस टाइम तुम्हें किसी के सहारे की भी बहुत जरूरत है। रजत के पास कुछ कपड़े तो हैं, बाकी के कपड़े मैं भिजवा दूंगी। रजत बहुत काम का बच्चा है, वैसे भी या तुम्हारा देवर है, या तुम्हारा ख्याल नहीं रखेगा तो और कौन रखेगा। नानी जी मेरे लिए बहुत फिक्रमंद हो रही थी, इससे उन्होंने मेरे देवर रजत को हमारे घर पर छोड़ दिया और उसके बाद वह अपने घर चली गई। इससे पहले जब मैं अपने देवर को देखा था तो वह काफी छोटा और कमजोर सा लड़का था, लेकिन अब तो वह अच्छा खासा बड़ा और हेल्दी लग रहा था। वह लंबाई में बिल्कुल अपने भैया पर गया था। मेरे पति भी अपनी उम्र से ज्यादा बड़े लगते हैं। देवर अभी छोटा था, लेकिन दिखने में वह 21 साल का लड़का लग रहा था, जिसके साथ साथ रजत बहुत खामोश व्यवहार वाला लड़का था और उसका नेचर भी अच्छा था, लेकिन वह मुझे अभी ज्यादा घुला मिला नहीं था क्योंकि वह हमारे घर पर नहीं रहता था और मेरे साथ ज्यादा टाइम नहीं रह पाया था। नाना नानी जी का घर भी हमारे घर से बहुत दूर था और अपनी पढ़ाई की वजह से वह यहाँ पर आता भी नहीं था और हम लोग उनसे दूर यहाँ पर अपनी परेशानियों में उलझे हुए थे। बस कहीं जाने का टाइम नहीं मिलता था। फिलहाल नानी जी 2-3 घंटे मेरे पास रहकर चली गई थी और रजत मेरे पास रुक गया। नानी जी के कहने पर वह मुझे अगले दिन डॉक्टर के पास लेकर गया। मेरे पति को भी रजत के घर आने से बहुत खुशी मिली। डॉक्टर के यहाँ मैं खुद भी जा सकती थी, लेकिन अकेले जाने से मुझे बहुत डर लगता था क्योंकि मैं ज्यादा रास्ता नहीं जानती थी। हमारा घर बहुत सुनसान एरिया में था, इससे मैं घर से ज्यादा बाहर भी नहीं निकलती थी और अस्पताल भी हमारे घर से बहुत दूर था।
जाते जाते बहुत देर हो जाती थी। रजत मुझे अपने भैया की बाइक पर बैठाकर डॉक्टर के पास लेकर चला गया। लगभग 20 मिनट का रास्ता तय करने के बाद हम अस्पताल तक पहुंच गए थे। काफी देर के बाद मेरा नंबर आया तो मैं रजत के साथ ही डॉक्टर के केबिन में चली गई थी। रजत भी एक तरफ को साइड में खामोशी से बैठ गया। डॉक्टर ने मेरा अल्ट्रासाउंड किया और बड़ी बीमारी को बताया। डॉक्टर ने कहा कि ऐसी बीमारी है जो उम्र के साथ साथ बढ़ती रहती है। हमारे देश में लगभग 90% लोग ऐसे हैं जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं। इसमें 2 तरह की तकलीफ होती है। एक तो इसमें औलाद नहीं हो पाती और पेट में बहुत तेज दर्द होता है। यह बीमारी यूट्रस में सूजन की वजह से हो सकती है। आपकी यूट्रस पर सूजन आ गई है। अगर औरत को पहले से ही बच्चा होता है तो फिर उसका दूसरा बच्चा बहुत मुश्किल से होता है और बहुत टाइम के बाद होता है। इसका इलाज सिर्फ इतना है कि औरत को लंबा इलाज करना होता है, लगभग 1 साल का, और परहेज तो बहुत ही ज्यादा करना होता है। और इसका हल सिर्फ यही है कि आपको जल्द से जल्द अपनी सूजन को खत्म करना होगा, वरना आप कभी मां नहीं बन सकेंगे। मैं डॉक्टर से पूछा इसमें इलाज का कितना खर्चा आएगा, तो डॉक्टर ने बताया कि लगभग आपके इलाज का खर्च 1 महीने में 30,000 तक आ जाएगा, क्योंकि हम आपके बच्चेदानी के ऊपर से सूजन हटाने के लिए नई नई दवाइयों का उपयोग करेंगे, जिसकी वजह से आपको दर्द से भी सहायता मिलेगी। दवाई के जरिए हम आपके शरीर की सारी सूजन खत्म कर देंगे और तब बच्चेदानी की सूजन को खत्म करने पर ध्यान देंगे, ताकि आने वाले टाइम में आपकी गोद भर सके और आपके पास संतान आ सके और आप इस तकलीफ से भी आजाद हो जाएंगे। इसलिए मैं आपको अच्छी दवाई दूंगी और आपका अच्छा इलाज करूंगी, लेकिन आपको कुछ रिपोर्ट्स करवानी होंगी। उसके लिए आपको लगभग 20,000 रिपोर्ट्स के लिए देने होंगे। धीरे धीरे ट्रीटमेंट शुरू होगा तो आपकी बॉडी पर काफी असर होने लगेगा और आपका दर्द भी कम होने लगेगा और दर्द भी एक दिन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि जिस इंसान के शरीर में सूजन होती है उसको काफी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। पैसों की बात सुनकर तो खामोश हो गई थी मैं, क्योंकि 20,000 मेरे लिए बहुत बड़ी रकम थी। इस महंगाई के दौर में तो अपने घर का खर्चा करना ही बड़ा मुश्किल हो रहा था और अब फिर डॉक्टर का खर्चा करना मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा था। अब मैं इतना ज्यादा पैसों का बंदोबस्त कैसे करती। मेरे पास तो सिर्फ 2,000 ही रहते थे। 2 दिन की दवाई लेने के बाद खामोशी से उठकर हम लोग वहां से चले आए। सारे रास्ते मुझे यही टेंशन हो रही थी कि पैसों का बंदोबस्त कैसे होगा, और टेंशन की वजह से मेरी हालत और खराब होती जा रही थी, क्योंकि मेरे पति मुझे खर्च करने के लिए पैसे नहीं देते थे। कभी कभी पैसे दे दिया करते थे और उन्हें तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं रहती थी। अगर मैं उन्हें अपनी तबीयत के बारे में बताती और इलाज के पैसे मांगती तो वह उसे पर भी ध्यान नहीं देते। इससे मुझे टेंशन ज्यादा हो रही थी। 2 घंटे बाद जब हम घर पहुंचे तो मैं बहुत ज्यादा उदास हो गई और मेरा दर्द भी बहुत बढ़ गया था। अभी रजत ने मेरी हालत देखी तो मुझसे कहा कि भाभी आप आराम करो, मैं आपकी दवाई लेकर आता हूँ। पहले तो रजत ने मुझे खाना सर्व किया और उसके बाद मुझे दवाई दी। दवाई खाने के बाद मैं थोड़ी देर सोने के लिए लेट गई, लेकिन मेरे दिमाग में यही था कि मुझे खाना बनाना है। घर के बहुत सारे काम भी पड़े हुए हैं। मुझे दर्द में भी आराम नहीं मिल पा रहा था। फिर मुझे शाम की चाय भी बनानी थी। मैं आज सब कुछ सोच ही रही थी कि इतने में ही रजत चाय का कप लेकर मेरे कमरे में आ गया और खामोशी से रखकर वापस चला गया। मैं चाय पी तो मुझे दर्द से कुछ आराम मिल गया था। मैंने कभी पहले सुना था कि पेट में अगर दर्द हो तो कोई गर्म चीज पीनी चाहिए। फिर मुझे याद आया कि मुझे कपड़े भी तो धोने हैं, कपड़े भी बहुत हो गए हैं और फिर रात का खाना भी बनाना है। शाम के 6 बज चुके थे। मेरे पति 8 बजे आते थे तो उन्हें 8:30 बजे खाना चाहिए होता था। मैं जैसे ही खाना बनाने के लिए उठकर किचन की तरफ गई तो मैंने देखा कि मेरा देवर किचन में खड़ा हुआ खाना बना रहा था। मैंने बड़ी हैरानी से उसकी तरफ देखा तो उससे कहा, भाभी मुझे आदत है, मैं नानी के घर भी नानी के साथ काम में मदद करवा देता हूँ। आपको खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं। मुझे दाल और रोटी बनाना आता है, मैं दाल रोटी बना लूंगा। मैं अपने देवर से कहा, नहीं, तुम्हारे भैया को हर किसी के हाथ का खाना पसंद नहीं आता, इससे खाना तो मुझे ही बनाना पड़ेगा। रजत की बातें मुझे बड़ा हैरान कर रही थी। वह लगभग 17 साल की उम्र का लड़का था और बातें कोई 20-22 साल वाले समझदार लड़के की तरह कर रहा था। कुछ बच्चे टाइम से पहले ही जवान और समझदार हो जाते हैं। धीरज भी उन्हीं लड़कों में से एक था। मैं धीरज से कहा, तुम खाना मत बनाओ, जैसा भी होगा मैं खुद खाना बना लूंगी। आज खाने में सब्जी बना लेते हैं, इससे तू मार्केट से जाकर सब्जी लेकर आ। मैंने उसे पैसे दे दिए और वह सब्जी लेने के लिए बाजार चला गया था। थोड़ी देर के बाद जब वह घर वापस आया तो मैं सामान चेक की। सारा सामान पूरा था, लेकिन एक बड़ी अजीब सी चीज थी जो सामान के साथ ही निकली थी।
मैंने बड़ी हैरानी से पैकेट को खोलकर देखा तो उसके अंदर फिटकरी थी। रजत बाजार से फिटकरी लेकर आया था। मैं सोच में पड़ गई थी कि वह यह फिटकरी आखिरकार क्यों लेकर आया है, लेकिन मैंने उसे फिटकरी के बारे में कुछ भी नहीं पूछा। मुझे लगा कि शायद वह गलती से लेकर आ गया होगा, लेकिन अगले दिन फिर जब मैं अपने देवर से सामान मंगवाया तो सामान के अंदर फिर से फिटकरी निकली। अब वह हर दिन ही सामान के साथ साथ मार्केट से फिटकरी लाने लगा था। मैं उससे कुछ भी मंगवाती तो वह ₹100 की फिटकरी जरूर लेकर आता था। मैं उस फिटकरी को एक डिब्बे में करके रख दिया करती थी, लेकिन इतनी ज्यादा फिटकरी मेरे पास इकट्ठा हो गई थी कि फिटकरी का पूरा डब्बा ही भर गया था। यहाँ तक कि फिटकरी का ढेर लग गया था। रजत बहुत सीधा था। मेरे अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उसे फिटकरी के बारे में किस तरह से पूछूं कि वह आखिर सामान के साथ साथ फिटकरी क्यों लेकर आता है। रजत के आने से सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मेरे पति को भी बहुत आसानी हुई थी। उन्हें भी अगर बाहर से कुछ मंगवाना होता था तो वह रजत को भेज देते थे और उसके बाद अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए निकल जाते थे। अगर कोई काम याद आ जाता तो मेरे पति मेरे देवर से कहकर मंगवा लेते थे। बच्चे ना हो पाने की वजह से हम पति पत्नी भी इस तरह की बीमारी से परेशान रहते थे। मेरे पति में तो कमी थी, लेकिन अब मेरे अंदर भी तरह तरह की बीमारियां पैदा हो गई थी और मेरे पास अभी इलाज करवाने के पैसे भी नहीं थे। मेरे पति तो इलाज करने में मेरा साथ नहीं दे सकते थे। इधर रजत हम दोनों पति पत्नी के लिए बहुत सारी आसानी पैदा कर रहा था, लेकिन उसके साथ ही रजत एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर रहा था और वह प्रॉब्लम थी फिटकरी की। मैंने सुना था कि फिटकरी औरतों की काफी सारी बीमारियों को दूर करती है और इन्हीं बीमारियों को खत्म करने के लिए फिटकरी का इस्तेमाल किया जाता है। यह सारी बातें मुझे पहले से ही पता थी, क्योंकि मैं लोगों को इस तरह की बातें करते हुए सुना था, लेकिन मुझे अपने देवर से बात पूछने में बहुत शर्म आ रही थी कि आखिर वह फिटकरी क्यों लेकर आता है। क्या उसने मेरी और डॉक्टर की सारी बातें सुन ली थी? मैं तो यही सोच सोच कर थक चुकी थी। कभी कभी तो मुझे गुस्सा आ जाता था कि मैं अपने देवर से मना कर दूं कि वह फिटकरी घर में लेकर ना आया करे, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। वह मेरा देवर था, मैं उससे गुस्से में बात नहीं कर सकती थी और फिर वह मेरी इतनी मदद कर रहा था। एक दिन मैं बड़ी हिम्मत किया, फिटकरी के बारे में पूछा कि तुम रोजाना 100 की फिटकरी घर में लेकर क्यों आते हो। मेरा सवाल सुनने के बाद देवर ने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे और देवर की बातों को सोचती रही। देवर ने बताया कि फिटकरी लाने का मतलब यह है कि हम पति पत्नी रात को कमरे में आपस में बातें करते थे। मेरे पति मुझसे झगड़ा कर रहे थे और हमारा झगड़ा देवर दरवाजे पर कॉल लगाकर सुन रहा होता था। यह बात तो मुझे बड़ी शर्मिंदा करने वाली लगी थी। मैं अपने देवर की बात सुनकर शर्मिंदा हो गई थी। मेरा दिल कर रहा था कि मैं अपने देवर की नजरों से गायब हो जाऊं। अब मुझे सब कुछ समझ आ गया था। मेरा दिमाग में दूर दूर तक यह बात नहीं थी कि इस बात के बारे में कभी रजत जान जाएगा। जिससे मैं सारी बातें छुपाती थी, उससे मेरे और मेरे पति के बीच की बातों को सुन लिया। मैं समझ गई थी कि वह मुझे रोज फिटकरी क्यों ला कर देता था, लेकिन वह मुझसे कह नहीं पाता था कि मैं इसे इस्तेमाल कैसे करूं। मैं भागकर अपने कमरे के अंदर चली गई और कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद करके रोने लगी थी। एक तरफ मुझे बच्चा न होने की परेशानी थी तो दूसरी तरफ यह परेशानी, और यह एक ऐसी शर्म की बात थी कि मेरे देवर को मुझे कहते हुए शर्म आ रही थी। थोड़ी देर के बाद रजत ने मेरे कमरे का दरवाजा खटखटाया। उसने मुझसे कहा कि भाभी, मैं सुबह को नाना के घर वापस जा रहा हूँ और दिन मैं यहाँ नहीं रह सकता। आपके और भैया के साथ रहकर यहाँ पर मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने कुछ नहीं बोला। मैं इतनी ज्यादा गिल्टी फील कर रही थी कि उसे यह भी नहीं कह सकती थी कि तुम थोड़े दिन और रुक जाओ। अगले दिन धीरज 6 बजे की ट्रेन से वापस चला गया।
उसके यहाँ पर होने से मुझे बहुत ज़्यादा आसानी थी। फिर मैंने जाने के बाद उसकी फिटकरी निकाली। मुझे एक बीमारी थी कि शरीर से बहुत बदबू आती थी, लेकिन मेरे पति रात को मेरे साथ रहते थे। मैं खुद को साफ सुथरा रखने की बहुत कोशिश करती थी, लेकिन यह एक बीमारी थी। रोजाना मैं फिटकरी वाले पानी से नहाती थी। धीरे धीरे नहाते हुए मुझे लगभग 1 महीना गुजर गया और मेरी बॉडी से बदबू खत्म होती जा रही थी। यहाँ तक कि मेरी सारी बीमारी अभी काम होने लगी थी। पहले तो रोज मेरे पति मुझसे झगड़ा किया करते थे इस बात पर। मेरे पति यही कहते थे कि मुझे तुम्हारे शरीर से बहुत बदबू आती है। एक रात मेरे पति इसी बात पर मुझसे झगड़ा कर रहे थे। तभी रजत ने हमारी बातें सुन ली और उसने बताया कि आपकी बातें सुनने के बाद ही मैं रोजाना आपके लिए बाजार से फिटकरी लेकर आता था, ताकि मैं उसे पानी से नहाकर अपनी बीमारी से जान छुड़ा सकूं। रजत ने बताया कि अमरोहा में उसके पड़ोस में रहने वाले एक आदमी को भी यही बीमारी हो गई थी। उसके रोजाना नहाने के बावजूद भी उसके शरीर की बदबू नहीं जाती थी और इसी वजह से उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई। मैंने भी महसूस किया था कि मेरे शरीर से बदबू आने की वजह से मेरे पति मुझसे रोज झगड़ा करते रहते थे। अब उनकी यह परेशानी खत्म हो गई थी। मैं हैरान रह गई कि मैं कैसे मेरी ये परेशानी मेरा देवर समझ गया। उसने मेरी बहुत मदद की, नहीं तो मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती। मेरे देवर के चले जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जितना हक मेरे पति का है, मेरा अकेलापन भी दूर हो गया था। डॉक्टर ने मेरे पति के लिए भी दवाइयाँ दे दिया था और कुछ टाइम बाद उनकी भी बीमारी सही हो गई थी। लगभग 3 महीने के बाद डॉक्टर ने मेरे पति के लिए भी दवाइयाँ दे दिया था और कुछ टाइम बाद उसकी भी बीमारी सही हो गई थी। लगभग 3 महीने के बाद पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ और मेरा पति दोनों बहुत खुश थे। यकीन नहीं हो रहा था कि हम दोनों को कि माँ पापा बनने वाले। लगभग 9 महीने बाद हमने एक प्यारे बच्चे को जन्म दिया। फ्रेंड्स, स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। थैंक यू।